हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग हमबोल्ट और रिटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये ऑलमोस्ट 10 प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं जो आपके जीआईसी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट की परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए ये बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि जीआईसी के पेपर में स्टेटमेंट वाइज प्रश्न देते हैं कि कोई स्टेटमेंट दे दिया, पूछता है कि किसके द्वारा दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं और हमबोल्ट और रिटर ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमबोल्ट और रिटर से कोई भी आप पेपर देंगे यदि ज्योग्राफी से रिलेटेड है और थॉट वहाँ पे पूछा जाना है या थॉट सिलेबस में है तो मान के चलिएगा कि हमबोल्ट और रिटर से प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। और ये मैंने पहले ही आपको करा दिया है जो पेड कोर्स चल रहे हैं। तो यदि आप पेड कोर्स में शामिल होना चाहते हैं अभी भी समय है आपके लिए, तो क्योंकि अभी आपका जून में जीआईसी का पेपर होना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और साथ ही साथ नेट के भी बैचेज चल रहे हैं। ठीक, नेट मई को भी टारगेट करके यहाँ पे बैच चल रहा है और जून को, यानी मई जून दोनों का एक ही साथ चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टारगेट रखे हैं कि मई तक आपका ये सिलेबस जो एग्ज़ाम होने वाला है और तब तक सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फर्स्ट पेपर का भी बैच चल रहा है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, ये प्रश्न दिया गया है कि वान हमबोल्ट ने किस विद्वान के साथ रहकर अधिकतम यात्राएं पूरी की। तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपके पास आइमा बोनलैंड, प्रोफेसर एजी वार्नर, जॉन फॉस्टर या स्लूटर। तो जो इनका राइट आंसर है इस प्रश्न का, वान हमबोल्ट ने किस विद्वान के साथ रहकर अधिकतम यात्राएं की, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका आइमा बोनलैंड है। आइमा बोनफ्लैंड के साथ इन्होंने ज़्यादातर यात्राएं की। ये प्राणी शास्त्री विशेषज्ञ थे और ये इनके बचपन से ही इनके साथ यात्राएं करने में इनकी रुचि थी। सर्वप्रथम यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले इनकी जो यात्रा थी वो लालसा में सर्वप्रथम जर्मनी से स्पेन गए। वहाँ पे उन्होंने प्रशासनिक अनुमति प्राप्त की और उपनिवेशों की यात्रा के लिए 1797 में ये प्रस्थान कर देते हैं। और हमबोल्ट और बोनफ्लैंड ये दोनों नई दुनिया की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उसमें उस नई दुनिया की यात्रा के संदर्भ में ये वेनेजुएला पहुंचते हैं और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों की भी यात्रा करते हैं। एंडीज पर्वत की भी यात्रा इसमें सम्मिलित है जिसमें उन्होंने 5 वर्षों तक उत्तरी अमेरिका या माना जाए कि क्यूबा, मैक्सिको की भी यात्राएं इसमें शामिल होती हैं। लानोज जो घास का मैदान है, हमबोल्ट ने उसकी भी यात्रा की थी। और निको नदी बेसिन की भी चर्चा इन्होंने किया था। किसने? हमबोल्ट ने। फिलहाल इसमें हम लोग हमबोल्ट के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें दिया गया है तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लूटर का नाम आया है और फॉस्टर का नाम आया है। तो जो स्लूटर हैं ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, साथ ही साथ ये जियोलॉजिस्ट भी थे। स्लूटर और गोथे ये दोनों, इन दोनों ने क्या किया था कि हमबोल्ट का हेल्प किया था। ठीक, दूसरा जो प्रश्न है कि हमबोल्ट, वान हमबोल्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है, तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है मध्य एशिया, नई दुनिया, कॉस्मोस, जातियों की उत्पत्ति। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोस। हमबोल्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था उसका क्या नाम है? कॉस्मोस। सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल कौन प्रयुक्त करता था? रिटर, हमबोल्ट, वारेनियस, रेडजेल। तो इसमें देखिए सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्द का उपयोग वान हमबोल्ट के द्वारा किया जाता था, जबकि द्वैतवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो वारेनियस को माना जाता है। भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है। ये देखिए आपका जीआईसी में पूछा था, दे रहा है कि भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है। यह कथन किसका है? रिटर, रिचथोफेन, हमबोल्ट या अल्फ्रेड
हेटनर। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है, ये वान हम्बोल्ट का कथन है। अगला है कि भूगोल एक पूर्ण विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के सभी पहलुओं का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। भूगोल क्या है? एक पूर्ण विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के सभी पहलुओं का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है आपके पास कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, वारेनियस, फॉस्टर्स। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें कार्ल रिटर ने भूगोल को एक पूर्ण विज्ञान माना और पृथ्वी के सभी पहलुओं के अध्ययन के बारे में भूगोल को बताया। किसी क्षेत्र की भूरचना, जलवायु, पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों के अंतर संबंध मानने वाला विद्वान कौन था? यानी कि किसी क्षेत्र में की भूरचना में जलवायु, पौधे, जंतु, मनुष्य, इन सभी का अंतर संबंध पाया जाता है, यह किस विद्वान ने मान्यता प्रदान की थी? हम्बोल्ट, रिटर, रेडजिल, रिस्थोपेन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। अगला, कार्ल रिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया था? कार्ल रिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया था? क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन, मानव केंद्रित अध्ययन या सभी? तो यहाँ पे देखिए, लैंडर कुंडे जो वर्ड यूज किया था रिटर ने, ये प्रादेशिक अध्ययन के लिए यूज किया था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, रीजनल स्टडीज के लिए इन्होंने किया था। फ्रेडरिक रेडजेल ने राज्य के अंगवादी सिद्धांत का विकास किस ग्रंथ में किया था? ठीक, यहाँ पे देखिए हमने बात किया कि हम्बोल्ट और रिटर के बारे में देखेंगे। एक प्रश्न यहाँ से आपका है रेडजेल का, कि इनके बारे में पूछा गया कि अंगवादी सिद्धांत इन्होंने जो राज्य के संदर्भ में दिया था वो किस ग्रंथ में इन्होंने लिखा था? तो राजनीतिक भूगोल में, जर्मनी का भूगोल, वॉल्कर कुंडे या एंथ्रोपोजोग्राफी? तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी था रेडजेल का, इन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता भी माना जाता है। मेरा अध्ययन तथ्यों पर आधारित है, दार्शनिक तर्क पर नहीं। कार्ल रिटर के ये विचार किस विचारधारा से संबंधित हैं? किस विचारधारा से संबंधित हैं? कि मेरा जो अध्ययन है, मेरी स्टडी है, वो फैक्ट पे बेस्ड है, दार्शनिक तर्कों पे नहीं, यानी लॉजिक पे नहीं है। तो यह रिटर का जो विचार है किस चीज़ से संबंधित है? पार्थिव एकता की विचारधारा, संपूर्णता की संकल्पना, ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें देखिए कि रिटर का जो विचार है कि दार्शनिक तर्क पर उनका जो अध्ययन है ये आधारित नहीं बल्कि फैक्ट पे आधारित है। ये टेलियोलॉजी अप्रोच है रिटर का, यानी उद्देश्यवादी अप्रोच है। हम्बोल्ट ने मध्य एशिया नामक ग्रंथ कितने खंडों में लिखा था? हम्बोल्ट ने मध्य एशिया नामक जो ग्रंथ है वह कितने खंडों में लिखा था? 2, 3, 4 या 5? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 खंडों में उन्होंने लिखा था। और लास्ट प्रश्न है जो इस वीडियो का, कि कार्ल रिटर द्वारा लिखित अर्धकुंडे कितने खंडों में प्रकाशित हुई या कितने खंडों में है? तो अर्धकुंडे जो है आपका ये 10 है, 13 है, 19 है, 20 है। तो ये देखिए अर्धकुंडे ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो टोटल ये 19 खंड में इन्होंने लिखा अर्धकुंडे। और इनके जीवन के अंतिम समय में की बात करें तो टोटल 19 खंड हो गए थे, जिसमें उन्होंने 14 खंड एशिया के बारे में लिखा था। किसने? अर्धकुंडे को, रिटर ने। 14 खंड एशिया महाद्वीप के बारे में, 4 जो खंड था यूरोप के बारे में लिखा था। कितना हो गया? 18 खंड हो गए। ठीक, और यूरोप का पूरा वर्णन ये नहीं कर सके थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में जो है इनकी मृत्यु के बाद डाई अर्धकुंडे आया, जो जर्मन भाषा का शब्द है, और इनकी जो किताब थी उसी का ये रूपांतरण रूप रहा है। ठीक, इन्होंने यानी अर्धकुंडे जो रिटर ने लिखा था, डाई अर्धकुंडे, ये 1817 में लिखा था। और इसका जो पहला खंड था वो 1817 में ही प्रकाशित हुआ था। इसमें अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन इन्होंने किया था। अर्धकुंडे का एशिया महाद्वीप पर जो लिखा गया दूसरा खंड था ये 1818 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1832 से लेकर 1838 तक रिटर ने अर्धकुंडे नामक
ग्रंथ के 6 खंडों को प्रकाशित कर दिया और 1839 से लेके 1858 तक उन्होंने इस पूरे ग्रंथ के 11 खंड को लिख डाला। ठीक, यानी कि 1817 में एक खंड उन्होंने पहला खंड का प्रकाशित किया 1817 में, जिसमें किसका जिक्र था, अफ्रीका महाद्वीप का। उसके बाद दूसरा जो खंड उन्होंने प्रकाशित किया 1818 में, ये एशिया महाद्वीप का इसमें जिक्र था। उसके बाद इन्होंने 1832 से लेके 1838 तक 32 से लेके 38 तक 6 खंड प्रकाशित किए और उसके बाद 1839 से लेके 1858 तक इन्होंने 11 खंडों का प्रकाशन किया। टोटल क्या हो गया, 6 2 8 और 11 19, टोटल कितने खंड, 19 खंडों का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। फिलहाल आर्डकुंडे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साइंस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का विज्ञान, जिसमें रिटर ने संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल यूनिट मान के अध्ययन किया था। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।